इकोटोन इकोटोन एक संक्रमणकालीन क्षेत्र या ज़ोन होता है जहाँ दो अलग-अलग पारिस्थितिकी तंत्र या बायोम मिलते हैं और अंतरक्रिया करते हैं। इसकी विशेषता प्रत्येक निकटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिक विशेषताओं का मिश्रण है, जिसके परिणामस्वरूप अद्वितीय पारिस्थितिक पर्यावरणीय स्थितियाँ और प्रजातियों की संरचना होती है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन, समुद्री और स्थलीय परितंत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र, आर्द्रभूमि सीमाएं, स्थलीय उच्च भूमि और जलीय पर्यावास जैसे झील और या दलदल के बीच का क्षेत्र, घास भूमि सीमाएं हैं। यह क्षेत्र जहां वन धीरे धीरे घास के मैदानों में परिवर्तित हो जाता है। मुख्य महत्व विशेषताएं मध्यवर्ती पारिस्थितिकी, यह आसपास के समुदायों के मध्य जीन प्रवाह या आनुवंशिक विशेषताओं के रूपांतरण को बढ़ावा देता है। चौड़ाई में भिन्नता, विभिन्न परितंत्रों के मध्य यह जैव विविधता का केंद्र होता है। रैखिक परिवर्तन यह प्रजातियों के रैखिक परिवर्तन यह प्रजातियों की संख्या में क्रमिक परिवृद्धि तथा दूसरी प्रजातियों की संख्या में कमी को संदर्भित करता है। अद्वितीय प्रजातियां एक अच्छे तरह से विकसित इकोटोन में कुछ जीव होते हैं जो आसपास के समुदायों से पूरी तरह से अलग-अलग होते हैं। इकोटोन या पारिस्थितिकी प्रवणता वह क्षेत्र जो अनुक्रमिक एवं नियमित रूप से एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में रूपांतरित होते हैं। ऐसा तब होता है जब प्रजातियों के संगठन के संदर्भ में दोनों परितंत्रों के मध्य कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। यह पर्यावरणीय प्रबलता, अजैविक घटकों जैसे तुंगता, तापमान, थर्मोक्लाइन, लवणता, हेलोक्लाइन और गहराई आदि के अनुक्रमिक परिवर्तन के कारण घटित होता है। पारिस्थितिकी पर्यावरण परितंत्र की तुलना करें तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीवों उनके परिवेश के मध्य अंतरक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी है। पर्यावरण एक व्यापक परिवेश जिसमें जीव निवास करते हैं, साथ ही इसमें भौतिक, जैविक और सामाजिक कारक शामिल होते हैं। परितंत्र इकोसिस्टम एक परिभाषित क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटकों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। मुख्य केंद्र पारिस्थितिकी में अंतरक्रिया, शिकार संबंध और पर्यावरण में समग्र परिवेश और उनकी गुणवत्ता। परितंत्र में जैविक अजैविक घटकों के मध्य संबंध। स्तर की बात करें तो पारिस्थितिकी में इकोलॉजी में एकल जीव से लेकर बृहद स्तर तक अध्ययन के क्षेत्र का विस्तार, और पर्यावरण में स्थानीय से लेकर वैश्विक तक क्षेत्रीय संदर्भ। और परितंत्र में सामान्य एक विशिष्ट और सीमांकित क्षेत्र जैसे तालाब, वन और आदि। घटक की बात करें तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी में सजीव जैविक निर्जीव अजैविक कारकों के मध्य संबंध। पर्यावरण भौतिक, जलवायु, जैविक, जीव और सांस्कृतिक सामाजिक कारक। परितंत्र में जैविक उत्पादक, उपभोक्ता घटक और जैविक मृदा, जल, सूर्य प्रकाश के घटक। पारिस्थितिकी इकोलॉजी के उदाहरण में वन में पादपों पर वर्षा के प्रभाव का अध्ययन है। पर्यावरण एनवायरनमेंट में किसी शहर में ध्वनि या वायु प्रदूषण के स्तर का विचार। परितंत्र इकोसिस्टम में एक नदी के पोषक तत्वों के कारण न्यूट्रिएंट साइकिल की जांच। पारिस्थितिकी निकेत किसी प्रजाति की उसके पर्यावास या पारिस्थितिकी तंत्र में अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका की स्थिति को संदर्भित करता है। केवल वह स्थान नहीं है जहाँ कोई जीव निवास करता है, बल्कि यह तरीका है जिससे वह जीव अपने पर्यावरण का उपयोग करता है और उससे प्रभावित होता है। गैस के प्रतिकर्षी अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक ही पर्यावास में दो प्रजातियां एक ही निकेत पर तब तक लंबे समय तक सह अस्तित्व में
नहीं रह सकती हैं जब तक कि उनमें से एक विस्थापित ना हो जाए या निकेत का विभाजन ना कर ले। निकेत के प्रमुख घटक में पर्यावास वह भौतिक वातावरण जहाँ प्रजाति निवास करती है, संसाधन वे वे संसाधन जिनका प्रजाति उपभोग करती, जैसे भोजन, जल, पोषक तत्व आदि। अंतरक्रियाएं अन्य प्रजातियों के साथ संबंध, जैसे प्रतिस्पर्धा, शिकार, सहजीविता। परितंत्र में भूमिका प्रजाति द्वारा लाए गए पारिस्थितिकी कार्य, जैसे परागण या बीज प्रसार। उदाहरण के लिए मैंग्रोव ये लवणी अंतर्ज्वारी क्षेत्रों में अपना निकेत बनाते हैं, जो समुद्र तट को स्थिर करने, जलीय जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियों में परागण की क्रिया में विशेष भूमिका निभाती है, जो पादपों के प्रजनन के लिए आवश्यक है। निकेत के प्रकार। मूल निकेत यह उन सभी आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितिकी का पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें कोई प्रजाति जीवित रहने, विकास और प्रजनन करने में सक्षम हो सकती है। यह प्रतिस्पर्धा जैसे जैविक कारकों को ध्यान में नहीं रखता है। वास्तविक निकेत यह वह वास्तविक और संकुचित स्थान है जहाँ कोई प्रजाति अन्य प्रजातियों के साथ अंतरक्रिया, विशेषकर प्रतिस्पर्धी के कारण सहअस्तित्व में रहती है। यह उन वास्तविक अनुभवों और सीमाओं को दर्शाता है जिनका सामना प्रजाति को प्रकृति में रहते हुए सामना करना पड़ता है। निकेत और विलुप्ति। किसी प्रजाति के निकेत का ज्ञान उसके संरक्षण में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। यदि पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है, जैसे तापमान वृद्धि या पर्यावरण विनाश, और प्रजाति अपने संकीर्ण निकेत की आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाती है, तो यह प्रतिस्पर्धा से हार जाती है या विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है। निकेत जितना अधिक विशिष्ट होगा, प्रजाति विलुप्त के प्रति उतनी ही अधिक संवेदनशील होगी। परितंत्र के प्रकार। परितंत्र एक गतिशील और आत्मनिर्भर प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसके कार्य 3 मुख्य विशेषताओं पर निर्भर करते हैं: ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह, जैव भूरासायनिक चक्र, पोषक तत्वों का चक्रण, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। परितंत्र का विकास। ऊर्जा प्रवाह, पोषक स्तरों के माध्यम से संचलन। ऊर्जा प्रवाह परितंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और एक दिशी कार्य है जो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखता है। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत और रूपांतरण उत्पादक। हरे पादप शैवाल कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं एवं उसे रासायनिक ऊर्जा भोजन में परिवर्तित करके खाद्य श्रृंखला का आधार निर्मित करते हैं। अपघटन मार्ग। ऊर्जा का प्रवाह केवल सजीव प्राणियों के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि अपघटन जीवाणु, कवक एवं तथा अपरद भोजी केंचुए, मृत कार्बनिक पादपों अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर ऊर्जा और पोषक तत्वों को पर्यावरण से मुक्त करते हैं। पोषक स्तर। खाद्य श्रृंखला में एक जीव की स्थिति को परिभाषित करता है, जिससे भोज्य पदार्थ ऊर्जा हस्तांतरण की भूमिका पर आधारित होता है। पोषक स्तर एक जीवन उत्पादक स्वपोषी भोजन स्रोत अकार्बनिक पदार्थों से भोजन निर्मित करना। उदाहरण के लिए पादप, प्लांक्टन और फाइटोप्लांक्टन। स्तर 2 प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी उत्पादों का उपभोग करते हैं, जैसे हिरण, खरगोश, जूप्लांक्टन। स्तर 3 में द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं का उपभोग करते हैं, जैसे सांप, छोटी शिकारी, छिपकली, मछली। पोषक स्तर 4 में तृतीयक उपभोक्ताओं का उपभोग करते हैं, जैसे शेर, व्हेल, शीर्ष मांसाहारी। पोषक स्तर 5 में चतुर्थ उपभोक्ता हैं। तृतीय उपभोक्ताओं का उपभोग खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर, जैसे कि विशिष्ट शीर्ष परभक्षी, ऊष्मा क्षति और पिरामिड। 10% का नियम पारिस्थितिकीविद रेमंड लिंडमैन द्वारा प्रस्तावित। लिंडमैन ने 10% नियम के अनुसार एक पोषक स्तर का उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% ही पारिस्थितिकी तंत्र अगले स्तर पर हस्तांतरित होता है। यह नियम पोषक स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की अक्षमता पर प्रकाश डालता है, जिसमें
जिसमें अधिकांश ऊर्जा उपापचयी प्रक्रियाओं के समय ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाती है, जैसे श्वसन ऊर्जा, पिरामिड ऊर्जा। यह नियम पोषक स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की सक्षमता पर प्रकाश डालता है, जिससे अधिकांश ऊर्जा उपापचयी प्रक्रियाओं के समय ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाती है, जैसे श्वसन ऊर्जा। पिरामिड ऊर्जा की इस क्रमिक हानि के कारण उच्च पोषक स्तरों पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, जो यह दर्शाता है कि आधार उत्पादक में शीर्ष, तृतीयक, चतुर्थक उपभोक्ता की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। पोषक स्तर की अंतरक्रिया, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। पोषक स्तर की अंतरक्रिया परितंत्र के घटकों के मध्य उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर संबंध को दर्शाती है। ये अंतरक्रिया परितंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्वों के कुशल प्रवाह को सुनिश्चित करती है। इस अंतरक्रिया को समझने हेतु दो प्रमुख अवधारणाएं निम्नवत हैं, जिनमें खाद्य श्रृंखला ये उपभोग के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित करने वाला एक रैखिक अनुक्रम है। खाद्य श्रृंखला के प्रकार में चारण खाद्य श्रृंखला प्रारंभिक स्रोत में जैविक उत्पादक, हरे पादप और शैवाल। विशेषताएं ऊर्जा का प्रत्यक्ष उपभोग मार्ग, उदाहरण के लिए घास को गाय खाएगी, गाय को मनुष्य। अपरद में मृत कार्बनिक पदार्थ अपरद से शुरू होता। अपरद के माध्यम से ऊर्जा का अप्रत्यक्ष उपभोग मार्ग पोषक चक्रण में सहायक है, जैसे गिरी हुई पत्तियों को कवक खाएगा, कवक को अपरद भोजी खाएंगे। जलीय जीव में फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फिर स्वच्छ एवं समुद्री जल में ऊर्जा प्रवाह होता है। फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाते हैं, जू प्लैंक्टन छोटी मछलियाँ खाती हैं। परजीवी खाद्य श्रृंखला में होस्ट जीव प्राथमिक उत्पादक है। एक जीव से परजीवी में ऊर्जा का स्थानांतरण, जो प्रायः मुख्य होस्ट जीव के हानि पहुंचाता है। मनुष्य को मच्छर खाता है, मच्छर को मलेरिया परजीवी, मच्छर में मलेरिया परजीवी। खाद्य जाल एक परितंत्र में मौजूद कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल संजाल है। ये एक रैखिक श्रृंखला की तुलना में ऊर्जा हस्तांतरण तथा जीवों की जटिल भोजन निर्भरता का अधिक व्यापक एवं यथार्थवादी मॉडल प्रस्तुत करता है। खाद्य जाल परितंत्र को अधिक स्थिरता प्रदान करता है। इससे यदि कोई एक भोजन स्रोत उपलब्ध या समाप्त हो जाता है, तो जीवों के पास ऊर्जा प्राप्ति के लिए वैकल्पिक स्रोत विद्यमान रहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड या पोषण पिरामिड एक परितंत्र की पोषण संरचना और ऊर्जा प्रवाह का एक आरेखी चित्रण है। यह खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों के मध्य जीव संख्या, जैव भार या ऊर्जा के वितरण आदि को प्रदर्शित करता है। पिरामिड का आधार उत्पादकों को या शीर्ष मांसाहारियों को दर्शाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड के स्तर और प्रकार में संख्या पिरामिड है। प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है। द्वितीयक मांसाहारी, तृतीयक प्राथमिक में फाइटोप्लैंक्टन जैसे डाइटम्स, द्वितीय प्राथमिक शाकाहारी उत्पादक, प्राथमिक में फाइटोप्लैंक्टन जैसे डाइटम्स, शाकाहारी प्राथमिक में जूप्लैंक्टन, द्वितीयक प्राथमिक मांसाहारी में छोटी मछलियाँ, द्वितीयक मांसाहारी, तृतीयक में बड़ी मछली जैसे गार, पाइक। सीधा आहार चौड़ा शीर्ष सकरा होता है। मुख्य विशेषताएं सीधा पिरामिड की निम्न या आधार स्तर उत्पादक पर जीवों की संख्या अधिक होती है, जो उच्च स्तर पर कम होती जाती है, जैसे घास का मैदान, घास को टिड्डा खाता, टिड्डा को मेढक। उल्टा पिरामिड आधार सकरा शीर्ष चौड़ा होता है, उत्पादकों की संख्या कम होती है, लेकिन इस पर निर्भर उपभोक्ता विशेष रूप से परजीवी अधिक संख्या में होते हैं। जैसे परजीवी खाद्य श्रृंखला, एक पेड़ पर कई पक्षी होते हैं, कई पक्षियों पर लाखों परजीवी होते हैं।
अनियमित आकार होता है। कुछ जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में देखा जा सकता है, जैसे छोटे पादप प्लवक तेजी से प्रजनन करते हैं। जैव भार पिरामिड प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों की कुल शुष्क भार बायोमास को दर्शाता है, जिसमें आमतौर पर यह ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। सीधा जैव भार पिरामिड आधार चौड़ा और शीर्ष सकरा होता है। मुख्य विशेषताएं: अधिकांश स्थलीय परितंत्रों में उत्पादकों पेड़ों का बायोमास उपभोक्ताओं के बायोमास से अधिक होता है। उदाहरण के लिए वन या घास के मैदान। उल्टा बायोमास पिरामिड में आधार सकरा शीर्ष चौड़ा होता है। जैसे जलीय परितंत्र में हो सकता है उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम होता है, लेकिन उसकी उच्च उत्पादन दर के कारण अधिक बायोमास वाले उपभोक्ता जूप्लैंक्टन में इसको सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए महासागर और झीलों में। ऊर्जा पिरामिड यह किसी निश्चित समयावधि में प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। यह पिरामिड पोषक स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आकार: ऊर्जा की पिरामिड हमेशा सीधा आकार का होता है। कारण: लिंडमैन ने 10% नियम के अनुसार ऊर्जा का 90% भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। केवल 10% भाग ही एक स्तर से अगले स्तर पर स्थानांतरित होता है। ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में उत्पादक से उपभोक्ता तक होता है, इसलिए उच्च स्तर पर ऊर्जा की मात्रा सदैव कम होती है। पारिस्थितिकी पिरामिड का महत्व: पारिस्थितिकी पिरामिड परितंत्र की गतिशीलता को समझने में सहायक होते हैं। पोषक अंतर क्रिया यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए किस प्रकार निर्भर है। दक्षता प्रदर्शन: यह पोषक स्तरों के मध्य ऊर्जा हस्तांतरण की अक्षमता 10% का नियम को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। परितंत्र की स्थिति: पिरामिडों का आकार और उच्च परितंत्र के स्वास्थ्य तथा स्थिरता का संकेतक हो सकता है। जैव विविधता की समझ: संतुलित पिरामिड एक स्वस्थ और विविध परितंत्र का संकेत देते हैं। पारिस्थितिकी उत्पादकता यह उस दर को संदर्भित करता है जिस पर एक परितंत्र के उत्पादक द्वारा सौर ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पारिस्थितिकी उत्पादकता पर्यावरणीय कारकों जैसे कि तापमान, पोषक तत्वों आदि को प्रभावित होती है। उच्च उत्पादकता जीवों के विविध और प्रचुर समुदायों का उपयोग करती है। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं, जिसमें प्राथमिक उत्पादकों पादप शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी उत्पादकों द्वारा उत्पादित कुल कार्बनिक ऊर्जा या पदार्थ। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी जीपीपी के उत्पादों का श्वसन में उपभोग की गई ऊर्जा को घटाने के बाद शेष बची ऊर्जा एनपीपी है। एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। द्वितीयक उत्पादकता उपभोक्ता विषम लैंगिक जीवों द्वारा उपभोग के नए बायोमास को परिवर्तित होने की दर उपभोक्ता दक्षता से प्रभावित होती है। पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता के क्रम में देखें तो परितंत्र में ज्वारनदमुख दलदली और कच्छ उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक उत्पादकता होती है। फिर उससे कम शीतोष्ण कटिबंधीय वन में, उससे कम उत्तर पर्वतीय वन टैगा में, फिर सवाना कृषि भूमि, फिर वन भूमि और झाड़ियों में, फिर उससे कम शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, झील और जलधाराओं में, फिर उससे कम महासागरीय मग्न तट में, उससे कम टुंड्रा आर्कटिक और अल्पाइन में, उससे कम खुले महासागर में और उससे कम मरुस्थलीय झाड़ियों में, उससे कम चरम मरुस्थल में। पोषक स्तरों में प्रदूषकों का संचालन, जैव संचलन और जैव आवर्धन, गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक और विषैले पदार्थ जैसे डीटीटी, पीसीबी, भारी धातुएं परितंत्र के माध्यम से संचालित की दो प्रमुख प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थिर जीवों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। जैव संचयन में परिभाषा समय के साथ किसी जीव के ऊतकों में प्रदूषकों का क्रमिक संचय प्रक्रिया में जीव पर्यावरण में भोजन, सांस या त्वचा के संपर्क द्वारा उन प्रदूषकों को अवशोषित करता है
जिसकी उत्सर्जन या अपघटन दर धीमी होती है। परिणाम में प्रदूषक पदार्थ जीव के वसायुक्त ऊतकों में जमा होते रहते हैं, जिससे उनकी सांद्रता आसपास के पर्यावरण की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए पक्षियों जैसे गिद्ध के शरीर में डीडीटी का जमाव जिसके कारण उनके अंडे के छिलके पतले हो जाते हैं, प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन परिभाषा में खाद्य श्रृंखला में निम्न पोषक स्तर से उच्च पोषक स्तर तक जाने पर प्रदूषकों की सांद्रता में तेजी से वृद्धि होती है। प्रक्रिया में शिकारी अनेक शिकार जंतुओं का उपभोग करते हैं। प्रत्येक शिकार में जमा हुआ प्रदूषक शिकारी के शरीर में स्थानांतरित हो जाता है तथा अगले स्तर तक अधिक संग्रहित होता जाता है। विशेषता में यह जलीय परितंत्र में मुख्य रूप से दिखाई देता है, विशेष तौर पर लिपोफिलिक वसा में घुलनशील पदार्थ के रूप में। उदाहरण के लिए ग्रेट लेक्स की मछलियों में पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल पीसीबी का संचय, छोटी मछलियों में जमा पीसीबी बड़ी शिकारी मछलियों जैसे कि लेक ट्राउट में उच्च सांद्रता के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। खाद्य जाल में जैविक अंतरक्रिया या अन्योन्य क्रिया परितंत्र में प्रजातियों सीमित संसाधनों और अस्तित्व के लिए एक दूसरे के साथ विभिन्न खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल में जैविक अन्योन्याश्रित अंतरक्रिया परितंत्र में प्रजातियों के सीमित संसाधन और अस्तित्व के लिए एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा अंतरक्रिया करती हैं। इन अंतरक्रियाओं को समझना जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक समुदायों की स्थिरता बनाए रखने हेतु आवश्यक है। इन अंतरक्रिया को लाभ, हानि और प्रभावित के संदर्भ में वर्गीकृत किया जाता है। म्यूचुअलिज्म सहजीविता मुख्य विशेषताएं दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। म्यूचुअलिज्म सहजीविता में दोनों को लाभ होता है। उदाहरण के लिए मक्खी और पुष्प परागण में लाइकेन शैवाल और कवक सहभोजिता कॉमेंसलिज्म एक प्रजाति को लाभ, दूसरी प्रजाति अप्रभावित होती है। सहभोजिता में भेल से जुड़े वर्नाकल वृक्ष की शाखाओं पर उगने वाले एपीफाइट पौधे आदि। परजीविता पैरासाइटिज्म एक परजीवी को लाभ, दूसरे को हानि। परजीविता होस्ट को दूसरे को हानि। कुत्ते पर टिक, मनुष्य के टेपवर्म या मलेरिया परजीविता जैसे पैरासाइटिज्म का संबंध है। परभक्षण प्रीडेशन एक शिकारी मार कर खाता है, दूसरे को हानि। शेर द्वारा हिरण शिकार, सांप का चूहे का भक्षण। स्पर्धा कंपटीशन सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष में दोनों को हानि होती है। वन में सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए पादपों द्वारा स्पर्धा। शिकार के लिए शेर और लकड़बग्घा के मध्य स्पर्धा। असहभोजिता एमेंसलिज्म एक प्रजाति को हानि, दूसरी अप्रभावित रहती है। ब्लैक वॉलनट वृक्ष द्वारा विषाक्त पदार्थ छोड़ना जो आसपास के पौधों के विकास को रोकता है। सुगमता फैसिलिटेशन सुगमता एक प्रजाति अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे प्रजाति की परिस्थितियों को बेहतर करती है। नए प्लांट नर्स प्लांट द्वारा छोटे पादपों को छाया और आश्रय प्रदान करना। जैव भूरासायनिक चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्वों एवं यौगिकों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, जल के चक्रण और परिवर्तन को संदर्भित करते हैं। ये जैविक चक्र भूवैज्ञानिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में परस्पर संबंध को दर्शाते हैं जो पृथ्वी पर आवश्यक तत्वों के संतुलन, पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा जलवायु विनियमन हेतु महत्वपूर्ण है। विशेषता और उदाहरण में जैव रासायनिक चक्र में भंडारण या पूल वे स्थान जहाँ कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में संग्रहित होता है। उदाहरण के लिए वायुमंडल, महासागर, मृदा, चट्टान, जीवाश्म ईंधन, प्रवाह या मार्ग। विभिन्न घटकों के मध्य तत्वों का संचलन
जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अपक्षय, अपघटन, मृदा मृदा प्रकाश संश्लेषण, अपरदन, वर्षा, विनियमन प्रक्रियाएं, तत्वों के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने वाली क्रियाएं, CO2 है, वायुमंडल और महासागर में CO2 का विनियमन, जैविक क्रियाएं, सजीवों द्वारा संचालित प्रक्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, भूरासायनिक प्रक्रियाएं, भूवैज्ञानिक क्रियाओं जो चक्रण में योगदान करती हैं, चट्टानों का अपक्षय, ज्वालामुखी गतिविधि तथा अवसादन, मानवीय प्रभाव, प्रदूषण, वनोन्मूलन और जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राकृतिक चक्रों में व्यवधान, वायुमंडल में CO2 और विभिन्न पोषक तत्वों, नाइट्रोजन या फास्फोरस का अत्यधिक उत्सर्जन। जैव भू रासायनिक चक्रों का वर्गीकरण करें तो गैसीय चक्र, गैसियस साइकिल, प्रमुख भंडार में वायुमंडल और जलमंडल, मुख्य तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल, अवसादी चक्र, सेडिमेंट्री साइकिल में स्थलमंडल, चट्टानें, तलछट, मुख्य तत्व फास्फोरस, सल्फर, गैसियस चक्र, कार्बन चक्र, ये वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल के मध्य कार्बन का चक्रण है। भंडारण, वायुमंडल CO2, मीथेन, CH4, महासागर, घुलित कार्बन और स्थलीय जीवमंडल, पादप, मृदा, स्थलमंडल, चट्टानें, जीवाश्म ईंधन, प्रवाह प्रक्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण, पौधे वायुमंडल से CO2 लेकर इसे कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं। कार्बन को हटाना यह कार्बन सिंक है। श्वसन और अपघटन, जीव और अपघटक CO2 को उत्सर्जन के द्वारा वापस वायुमंडल में छोड़ते हैं, जैसे कार्बन को जोड़ना। दहन, CO2 जीवाश्म ईंधन के दहन से भूमंडल में संग्रहित कार्बन की बड़ी मात्रा CO2 के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। मानव जन्य स्रोत से अपरदन, मृत कार्बनिक पदार्थों का चट्टान, जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित, दीर्घकालिक भंडारण, कार्बन सिंक और स्रोत सिंक, वन महासागर कार्बन को अवशोषित करते हैं, जबकि स्रोत दहन, वनोन्मूलन कार्बन को वातावरण में मुक्त करते हैं। नाइट्रोजन चक्र, ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के लिए आवश्यक नाइट्रोजन में परिवर्तन एवं संचलन को नियंत्रित करता है, जिसमें प्राथमिक भंडार वायुमंडल 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडल नाइट्रोजन को जीवाणु द्वारा प्रयोग करने योग्य अमोनिया NH3 में परिवर्तित करना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनिया का नाइट्रीफाइंग जीवाणु द्वारा नाइट्रस NO2- और नाइट्रेट NO3- में ऑक्सीकरण करना। अमोनीकरण, अपघटन, मृत जीवों से कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनियम में परिवर्तित करना। विनाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा नाइट्रेट NO3- को वापस में वायुमंडल में गैस में N2 में परिवर्तित करना। ऑक्सीजन चक्र, यह श्वसन और दहन संबंधी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को संचालन को नियंत्रित करता है। उत्पादक, प्रकाश संश्लेषण प्राथमिक स्रोत है जो CO2 को उपोत्पाद के रूप में वायुमंडल 21% में उत्सर्जित करता है। उपभोग, श्वसन, जीवों द्वारा ऊर्जा के रूप में CO2 का उपयोग और दहन, जीवाश्म ईंधन का जलना प्रक्रियाओं में O2 का उपभोग किया जाता है। अन्न में ऑक्सीजन जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल के बीच प्रसार तथा रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विनियमन करती है। जल चक्र, महासागरों, नदियों, झीलों, वाष्पोत्सर्जन करने वाले पादपों से होने वाले जल का वाष्पीकरण, जल को वाष्प के माध्यम से या रूप में वायुमंडल में पहुंचता है। तत्पश्चात ये वाष्पीकृत जल ठंडा संघनित होता है, जिससे बादल एवं जल का निर्माण होता है। अंततः ये वर्षा और हिमपात के रूप में पृथ्वी पर पुनर्प्राप्त होते हैं। अवसादी चक्र, फास्फोरस DNA और ATP
के लिए आवश्यक है, जिसका प्राथमिक भंडार चट्टानें एवं खनिज हैं। यह एकमात्र चक्र जिसमें वायुमंडलीय चरण नगण्य होता है। प्रारंभ में चट्टानों का अपक्षय घुलनशील फास्फेट आयनों हैं PO4 को मृदा और जल में मुक्त करता है। ग्रहण पौधे मृदा से फास्फेट को अवशोषित करते हैं। पुनर्चक्रण में अपघटन मृत जीवों से फास्फोरस को अकार्बनिक फास्फेट के रूप में मृदा में वापस मुक्त करते हैं। दीर्घकालिक भंडारण में फास्फोरस अवसादन के माध्यम से अवसादी चट्टानों में जमा हो जाता है, जिसमें यह लंबे समय के लिए पृथक हो जाता है। मानवीय प्रभाव कृषि में उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से सुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। सल्फर अमीनो अम्ल का एक घटक है, जिसमें भंडारण चट्टानों, जीवाश्म ईंधन तथा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के रूप में होती है। उत्सर्जक में ज्वालामुखी विस्फोट और जीवाश्म ईंधन का दहन वायुमंडल में SO2 उत्सर्जित करता है। जैविक प्रक्रियाएं जीवाणु सल्फर यौगिकों जैसे सल्फेट को विभिन्न रूपों जैसे सल्फाइड में ऑक्सीकृत एवं अपचयित करते हैं। निक्षेपण वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अम्लीय वर्षा अम्ल निक्षेपण के माध्यम से मृदा और जल में एकत्रित हो जाते हैं। मानवीय प्रभाव भी अत्यधिक औद्योगिक उत्सर्जन और विद्युत उत्पादकों से अम्लीय वर्षा होती है, जो परितंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकी अनुक्रमण समय के साथ किसी परितंत्र में प्रजाति संरचना और संगठन में होने वाले एक क्रमिक तथा पूर्वानुमेय परिवर्तन है। यह प्रक्रिया किसी बृहद पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय परिवर्तन के बाद होती है, जिसके परिणामस्वरूप पादपों और जंतुओं की प्रजातियों का क्रमबद्ध रूप से पुनर्वास, स्थापना एवं प्रतिस्थापन होता है। अनुक्रमण का अंतिम चरण एक स्थिर और विधिक समुदाय होता है, जिसे शीर्ष चरमोत्कर्ष समुदाय कहा जाता है। अनुक्रमण के प्रकार में प्रारंभिक बिंदु के आधार पर प्रारंभिक अनुक्रमण ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई मृदा या जीवन मौजूद नहीं होता, जैसे नग्न चट्टान, नए लावा क्षेत्र, रेत के टीले आदि। गति बहुत धीमी, सैकड़ों हजारों वर्षों में अग्रणी प्रजाति लाइकेन, शैवाल, काई जो मृदा निर्माण शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए नए ज्वालामुखी द्वीप पर जीवन प्रारंभ होना। द्वितीयक अनुक्रमण ऐसा क्षेत्र जहां मृदा पहले से मौजूद है, लेकिन आपदा अथवा परिवर्तन, आग, बाढ़, खेती के कारण जीवन नष्ट हो गया है। गति अपेक्षाकृत तीव्र, दशकों से सदियों तक में। अग्रणी प्रजातियां वार्षिक पादप घास, तीव्र गति से बढ़ने वाली झाड़ियां। उदाहरण के लिए वनाग्नि या परित्यक्त कृषि भूमि के बाद वनों की पुनर्स्थापना। अनुक्रमण के मुख्य कारण में आंतरिक और बाह्य कारक में संचालित होता है। ऑटोजेनिक अनुक्रमण यह परिवर्तन मुख्य रूप से परितंत्र के भीतर जीवों के कार्यों जैसे मृदा का विकास, पौधों की छाया द्वारा संचालित होता है। प्रमुख कारण में आंतरिक कारण होते हैं। उदाहरण के लिए अग्रणी प्रजातियों द्वारा मृदा को उपजाऊ बनाकर बृहद प्रजातियों के लिए परिस्थितियाँ निर्मित करना है। एलोजेनिक अनुक्रमण में यह परिवर्तन मुख्य रूप से बाह्य कारकों जैसे आग चक्रवात मानव हस्तक्षेप द्वारा शुरू यह संचालित होता है। बाह्य कारक इसमें मुख्य कारक है। एलोजेनिक अनुक्रमण में आपदा के पश्चात वनों का नष्ट होना जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का निर्भर प्रजातियों का नया समूह स्थापित होता है। ऊर्जा स्रोत के आधार पर विभाजन, स्वपोषी अनुक्रमण, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन यह मुख्य रूप से स्वपोषी जीवों जैसे कि पादप के विकास और गतिविधियों द्वारा संचालित होता है, जो ऊर्जा एवं कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं। परपोषण अनुक्रमण, हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन यह मुख्य रूप से परपोषी जीवों जैसे अपघटन की गतिविधियों को प्रभावित होता है, जो कार्बनिक पदार्थों को
विखंडित और पर्यावरणीय स्थितियों को संशोधित करते हैं। जैव विविधता और प्रजातियों की अंतरक्रिया। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन रूपों को समग्र विविधता परिवर्तनशीलता को संदर्भित करती है, जो परितंत्र के स्वस्थ एवं स्थिरता की आधारशिला है। जैव विविधता के स्तर में प्रजाति विविधता किसी क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी सापेक्ष प्रचुरता, समरूपता। आनुवंशिक विविधता एक ही प्रजाति के भीतर जीवों की आनुवंशिक जानकारी डीएनए की विविधता। यह प्रजातियों की बदलते पर्यावरण के प्रति अनुकूलनशीलता प्रदान करती है। पारितंत्र विविधता ये भौतिक क्षेत्र के भीतर मौजूद विभिन्न पर्यावासन जैसे समुदाय और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं में विविधता, जैसे वन, आर्द्रभूमि तथा शैवाल भित्तियाँ। प्रजातियों के प्रकार में प्रजाति विविधता को समझने के लिए जीवों को उनकी पारिस्थितिकी भूमिका या मूल स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रजाति के प्रकार में देशज नेटिव प्राथमिक रूप से किसी विशेष क्षेत्र या परितंत्र के भीतर परितंत्र में पाई जाती है। पारिस्थितिकी भूमिका परितंत्र के कार्यों पर प्रक्रियाओं को बनाए रखती है। स्थानिक एंडेमिक केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र एक सीमित विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी भूमिका स्थानीय पर्यावरण के लिए अद्वितीय अनुकूलन विलोपन के प्रति संवेदनशील। कीस्टोन प्रजाति कम संख्या या बायोमास के बावजूद परितंत्र की संरचना पर असमान रूप से बृहद प्रभाव डालती है। पारिस्थितिकी भूमिका उच्च ऊर्जा स्तर पर मौजूद आबादी को नियंत्रित करना या पर्यावरण को संशोधित करना, जैसे भारतीय हाथी संकेतक इंडिकेटर इसकी उपस्थिति या प्रचुरता परितंत्र के समग्र स्वास्थ्य या प्रदूषण स्तर के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। पर्यावरणीय परिवर्तन या प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, जैसे गंगा नदी डॉल्फिन आक्रामक इन्वेजिव में विदेशी प्रजाति जो एक नए पर्यावरण में तीव्र गति से फैलती है, विदेशी प्रजातियों तथा परितंत्र की हानि पहुंचाती है। देशी प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा के कारण असंतुलन में वृद्धि, जैसे जल हायासिंथ प्रमुख फ्लैगशिप स्पीशीज विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षण अभियानों का प्रतीक बनती हैं, जैसे बंगाल टाइगर। संरक्षण प्रयासों के लिए जागरूकता और समर्थन एकत्रित करती हैं। अम्ब्रेला इसी के संरक्षण में अन्य कई प्रजातियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है, जो एक समान पर्यावरण साझा करते हैं, जैसे एशियाई हाथी। संरक्षण प्रयासों के लिए अधिक लाभकारी है। अनुकूलन एडाप्टेशन अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवों को ऐसे लक्षण विकसित करते हैं जो उनके विशिष्ट पर्यावरण में अस्तित्व और प्रजनन गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। अनुक्रमण के प्रकार में शरीर के तापमान या जल लवण या संतुलन को नियंत्रित करने की आंतरिक तंत्र। ध्रुवी भालू के उदाहरण के लिए ध्रुवी भालू के अत्यधिक निम्न तापमान की सुरक्षा के लिए मोटी चर्बी ब्लबर। कैक्टस में उच्च तापमान बचाने के लिए जल भंडारण। व्यवहार संबंधी अनुकूलन में विशेषता पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए दैनिक क्रियाओं या व्यवहार आदि में परिवर्तन। उदाहरण के लिए प्रवास, मोनार्क तितली। कठोर मौसम, निम्न तापमान से बचने के लिए शीत निष्क्रियता में ध्रुवी भालू चला जाता है। रूपांतरण या संरचनात्मक अनुकूलन शरीर के आकार, रंग या संरचना में भौतिक परिवर्तन। शिकारियों से बचने के लिए छलावरण, स्टिक कीट। शिकार पकड़ने के लिए चील के नुकीले पंजे। प्रजनन अनुकूलन में प्रजनन प्रयास, मोर की प्रजनन क्रियाएं, पेंगुइन द्वारा पैतृक संरक्षण। समस्थानिक होमोस्टेसिस समस्थितिक वह है होमोस्टेसिस समस्थिति वह मूलभूत शारीरिक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव बाह्य परिवर्तनों के बावजूद एक स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखते हैं। यह शरीर के आंतरिक थर्मोस्टेट ताप स्थायी की भांति कार्य करते हैं, जो इष्टतम प्रणाली के लिए तापमान, पीएच और पोषक तत्वों के स्तर को एक संकीर्ण
एक संकीर्ण सीमा के भीतर नियंत्रित करता है। प्रजातीकरण और विकास यह वह विकासवादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ही पैतृक प्रजाति के समय के साथ नई प्रजाति उत्पन्न होती है। यह प्रजनन अलगाव के कारण होता है। प्रजातीकरण के प्रकार में एलोपैट्रिक प्रजनन अलगाव का कारण भौतिक अवशेष, पर्वत या नदियों द्वारा जनसंख्या का भौतिक पृथक्करण। उदाहरण के लिए गैलापागोस द्वीप समूह, डॉल्फिन, फिंच, सिम्पेट्रिक प्रजातीकरण का प्रकार में भौतिक पृथक्करण के बिना एक ही भौतिक क्षेत्र में नई प्रजातियों का विकास। पर्यायवास विभेदन, उदाहरण के लिए एक एप्पल मैगोट मक्खी की विभिन्न होस्ट पादपों पर विशेषज्ञता अनुकूलित विकिरण वाले प्रजातीकरण में एडेप्टेटिव रेडिएशन, एक ही पैतृक प्रजाति द्वारा तीव्र गति से कई अलग अलग प्रजातियों में विविधता लाना जो अलग अलग निषेध का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए गैलापागोस फिंच चोंच के विभिन्न आकार। पर्यावरणीय एवं जैव विविधता का अर्थशास्त्र, प्राकृतिक पूंजी वन खाद्यान्न, स्वच्छ वायु, जल, भूमि, खनिज जैसे ऐसे प्राकृतिक तत्व जो मानव जाति की वस्तुओं सेवाएं प्रदान करते हैं प्राकृतिक पूंजी कहलाते हैं। जो ये आर्थिक समृद्धि, रोजगार, अंततः समृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। प्राकृतिक पूंजी लेखांकन, पर्यावरण संबंधी आर्थिक लेखांकन, यह एक ऐसे साधन है जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया की समझ प्रदान करने में सहयोग करते हैं। इसका उपयोग पारिस्थितिकी तंत्रों की स्थिति एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाने के लिए मापने के लिए किया जाता है। साथ ही इसके माध्यम से आर्थिक परिवर्तनों के संबंध में प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रवाह में परिवर्तन का भी मापन किया जाता है। पर्यावरण संबंधी आर्थिक लेखांकन प्रणाली SEEA, यह एक सांख्यिकी प्रणाली है जो पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, अर्थव्यवस्था में पर्यावरणीय योगदान तथा पर्यावरण पर अर्थव्यवस्था के प्रभाव को मापन करने के लिए आर्थिक पर्यावरणीय सूचना एकत्र करती है। प्राकृतिक पूंजी लेखांकन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन NCAVES। इस पहल की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग UNSG, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और जैव विविधता सम्मेलन के सचिवालय CBD और यूरोपीय संघ EU द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। इसे यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उद्देश्य पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन पर ज्ञान की कार्यसूची को आगे बढ़ाने के लिए 5 भागीदार देशों यथा ब्राज़ील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका की सहायता करना है। यह प्राकृतिक पूंजी लेखांकन को मुख्यधारा में लाने के लिए नीतिगत मांगों, डेटा उपलब्धता और मापन प्रथाओं की समीक्षा करता है। पर्यावरण एवं जैव विविधता का अर्थशास्त्र TEEB, यह एक वैश्विक पहल है जो प्रकृति के मूल को दृश्यमान बनाने पर केंद्रित है। उद्देश्य सभी स्तरों पर निर्णयन के जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्य को मुख्यधारा में लाना है। इसका संचालन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया जाता है। यह 3 मुख्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। पारितंत्र में मूल्य संबंधी अवधारणा संरक्षण और धारणीय उपयोग सुनिश्चित करता है। मूल्य का आर्थिक संदर्भों में निर्धारण नीति निर्माताओं और व्यवसायों के लिए अक्सर उपयोगी सिद्ध होता है, जो परितंत्र की संपूर्ण लागतों और लाभों का विचार करते हैं। मूल्य के अभिग्रहण में उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रोत्साहन और मूल्य संकेतों के माध्यम से निर्णय लेने में परितंत्र के मूल्यों को शामिल करते हैं। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच IPBES वर्ष 2012 में स्थापित एक स्वतंत्र अंतर
सरकारी निकाय जिसमें भारत सहित लगभग 150 सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है। हालांकि यह संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है। सचिवालय बोन जर्मनी में है। IPBES वैश्विक आकलन रिपोर्ट। यह रिपोर्ट पृथ्वी पर निवास करने वाली प्रजातियों के स्वास्थ्य और उनके पर्यावासों की स्थिति का विस्तृत विवरण देती है। यह अपनी तरह की पहली अंतर सरकारी रिपोर्ट है जिसे वर्ष 2005 में ऐतिहासिक सहस्त्राब्दी पारिस्थितिकी तंत्र आकलन MA के आधार पर निर्मित किया गया, जो साक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए नवाचारी उपाय प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी के इतिहास में दूसरी सबसे तीव्र विलोपन की घटना वर्तमान में चल रही है। इस रिपोर्ट में जैव विविधता की हानि को रोकने के लिए समाज द्वारा प्रकृति के साथ किए जाने वाले व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन की त्वरित आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है तथा चेतावनी दी गई है कि निष्क्रियता से अपरिवर्तनीय पारिस्थितिकी क्षति हो सकती है, जिससे प्रवाल भित्तियाँ और वर्षावन का विनाश भी हो सकता है। परितंत्र एक गतिशील आत्मनिर्भर प्रणाली है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में सभी जीवित जीवों जैसे जैविक घटक और भौतिक परिवेश अजैविक घटक आपस में अंतरक्रिया करते हैं। जैविक घटक किसी परितंत्र में सभी जीवित प्राणी जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। अजैविक घटक परितंत्र में निर्जीव भौतिक रासायनिक तत्व जो सजीवों को प्रभावित करते हैं और उनके जीवन के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। इकोटोन एक संक्रमण क्षेत्र है जहां दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र का बायोम मिलकर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ऊर्जा प्रवाह परितंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और एक दिवसीय कार्य है जो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखता है। पोषक स्तर खाद्य श्रृंखला में एक जीव की स्थिति को परिभाषित करता है जो उनके भोज्य पदार्थों और ऊर्जा हस्तांतरण की भूमिका पर आधारित होती है। खाद्य जाल एक परितंत्र में मौजूद कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल संजाल है। यह एक रैखिक श्रृंखला की मूल की तुलना में ऊर्जा हस्तांतरण तथा जीवों की जटिल भोजन निर्भरता का अधिक व्यापक एवं यथार्थवादी मॉडल प्रस्तुत करता है। जैव भू-रासायनिक चक्र जैविक भू-वैज्ञानिक रासायनिक प्रक्रियाओं के परस्पर संबंध दर्शाते हैं जो पृथ्वी पर आवश्यक तत्वों के संतुलन, पोषक तत्वों की उत्पादकता तथा जलवायु विनियमन हेतु महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण समय के साथ किसी परितंत्र की प्रजाति संरक्षण और संगठन में होने वाला एक क्रमिक या पूर्वानुमेय परिवर्तन है। समस्थिति वह मूलभूत शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव परितंत्रों के बावजूद एक स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखते हैं।